हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूँ। इस आधुनिक भारत के अंतर्गत दोस्तों अभी तक मैंने आपको कम्प्लीटली 9 चैप्टर करा दिया है और आज से हम लोग अंतिम चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दोस्तों हम लोग आराम से और कई सारे वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत की अगर बात कही जाए तो किसी भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं तो वो आधुनिक भारत से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी व्यक्ति चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ही के सपोर्ट से हम चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाने का या करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आज से हम लोग दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। संभवतः मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं पढ़ाने का प्रयास करूं, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए और जो भी क्वेश्चन आधुनिक भारत से नेशनल मूवमेंट से अगर पूछा जाए आधुनिक भारत में तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अपने प्रश्नों के उत्तर को देने में आप सफल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, थोड़ी सी मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की अगर बात कहें तो हम 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है तो वहीं से हम मान करके चलते हैं कि हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। और इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग यहीं से क्या करते हैं कि इसे 3 चरणों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 चरणों में इसे बांट करके देखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग जब 3 चरणों में दोस्तों बांटते हैं तो इसे हम लोग 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला चरण हम ये मान कर चलते हैं कि जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय माना जाता है, यानी 1885 से लेकर 1905 तक के समय को हम लोग पहला चरण मानते हैं। दूसरा चरण हम लोग 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक के कालखंड को मानते हैं। और तीसरा चरण दोस्तों 1919 से लेकर 1947 तक के समय को हम लोग निर्धारित करते हैं। तीसरे चरण को ही दोस्तों हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिछली बार ही अभी दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पेपर हुए थे तो उसमें एक सवाल आया था कि गांधी 1919 से लेकर 1947 के चरण को किस नाम से जानते हैं? गांधी युग के नाम से, या कहिए कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से, या सुभाष चंद्र बोस के नाम से, या भगत सिंह के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों सवाल का उत्तर था कि गांधी युग के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि हम इसे कितने चरणों में बांटते हैं, 3 चरणों में बांट करके देखते हैं। 1885 से लेके 1 चरण,
1905 तक, द्वितीय हमारा दोस्तों 1905 से 1919 तक और तृतीय 1919 से लेकर के 1947 तक। तो दोस्तों एक सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या सवाल ये बनता है कि क्या 1885 से पहले हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट की शुरुआत नहीं हुई थी, या क्या 1885 से पहले हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्तर पे भारत में काम नहीं हो रहे थे? क्या एक ही दिन 1885 का समय आया और उसी दिन नेशनल मूवमेंट सभी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हो गया? दोस्तों ऐसा नहीं था। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक पढ़ते हैं जिसको हम लोग कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का संगठन का नाम देते हैं, कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का संगठन। अब दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक छोटा सा ये नक्शा है भारत का, ठीक है दोस्तों। इसमें उस समय अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी महत्वपूर्ण थी और जो जागरूक लोग वहाँ पे रहते थे। एक दोस्तों ये जगह जो था इसका नाम था बंगाल, एक जो जगह जो था दोस्तों ये इसका नाम था मुंबई, और एक जगह था ये जिसका नाम था दोस्तों मद्रास। मद्रास, मुंबई और कोलकाता जो था यानी बंगाल जो था अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी भी थी, और साथ ही साथ ये वो जगह था जहाँ पे जागरूक लोग भी रहते थे, पढ़े लिखे लोग रहते थे। इन्हीं लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से पहले से क्षेत्रीय स्तर पे छोटे छोटे संगठनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था तीनों जगहों पर, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर गए थे पढ़ने के लिए। जैसे बंगाल जमींदारों का जगह रहा था और वहाँ से बहुत सारे लोग विदेश में पढ़ने जाते थे। जैसे अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय भी इन्हीं में से निकल करके एक आते हैं। तो वहाँ जाने के बाद विदेशों में इन्होंने जो उन्मुक्त और स्वतंत्र वातावरण का माहौल देखा था वो भारत में इन्होंने नहीं देखा। तो उसके लिए इन लोगों ने छोटे छोटे स्तर पे अपने अपने जगहों पर जहाँ जहाँ ये लोग थे, मद्रास में अगर कोई व्यक्ति है तो मद्रास में, कोई कलकत्ता में तो कलकत्ता में, कोई व्यक्ति मुंबई में तो मुंबई में, छोटे छोटे स्तर पर लोगों को इन्होंने एक साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। क्या किया दोस्तों? लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उसके लिए इन्होंने छोटे छोटे संगठन भी बनाए और उन संगठनों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना शुरू किया, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना ही सबसे बड़ी जरूरी थी, क्योंकि इससे पहले हम क्षेत्रीय स्तर पे क्या थे, बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने क्या किया कि अपने छोटे छोटे स्तर पे कई जगहों पे इन्होंने बंगाल में, मद्रास में और मुंबई में जगह बनाया। आगे चल करके धीरे धीरे जैसे जैसे ये आंदोलन इनका विकसित हुआ और जब ये तीनों आदमी एक साथ मिले तो तीनों का उद्देश्य क्या था, भारत में एक राष्ट्रवाद की स्थापना करना। तब जाकर के तीनों जगहों के लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर के मुंबई में, हालांकि ये पहले सूरत में होने वाला था अधिवेशन, लेकिन मुंबई में इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना थी 1885 ईस्वी में, जिसमें कहा जाता है कि 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम का भी हाथ था। तो नो डाउट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था, A.O. ह्यूम का भी हाथ था। क्यों? क्योंकि भारत में इस समय जो तीनों जगहों से लोग जो जागरूक हो रहे थे, तो ऐसा उसे लगने लगा था उस अधिकारी को कि भारत में 1857 की क्रांति से भी बड़ा क्रांति हो सकती है। और 1857 की क्रांति में दोस्तों मैंने तो आप लोगों को बताया था कि केवल उत्तर भारत में ये फैला था और यह आंदोलन मद्रास, दक्षिण में भी और मुंबई में भी फैल रहा था। तो कहीं ऐसा न हो कि बड़ा आंदोलन हो जाए। तो वही उसी के दिमाग की उपज थी कांग्रेस की स्थापना, ताकि सभी लोगों को एक मंच पर ला करके तब पूछा जाए आपकी प्रॉब्लम क्या है और धीरे धीरे उनके गुस्से को शांत किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि A.O. ह्यूम के दिमाग की उपज क्या थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस की स्थापना हुई। तो दोस्तों इस तरह से एक पीछे का बैकग्राउंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे नेशनल मूवमेंट की आगे शुरुआत होती है 1885 के बाद। हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तो हम लोग शुरू के समय को पढ़ने का प्रयास करेंगे, कैसे यहाँ पे शुरुआत होता है। दोस्तों कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश शासन काल में एकत्रित कई समस्याओं के कारण भारतीयों में जन जागरण की भावना आई। कई सारी समस्याएं हमारे हुई, सारा समस्या आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। वो आर्थिक समस्या हो या राजनीतिक समस्या हो या धार्मिक समस्या हो या सांस्कृतिक समस्या हो या प्रशासनिक समस्या हो, सब बहुत सारे अंग्रेजों ने हमारे अंदर
समस्याएं पैदा कर ली थी। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए एकत्रित कई समस्याओं के कारण भारतीयों में जागरण की भावना आई एवं ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की आकांक्षा लोगों में उत्पन्न हो गई। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन कई चरणों से होकर गुजरा, जिसे हम लोग निम्नलिखित 3 चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया अभी मैंने आपको कि किस प्रकार से, जैसे पहला चरण कहते हैं, तो पहला चरण जो था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण जो था 1885 से लेकर 1905 के बीच में चला था। ठीक है दोस्तों, दूसरा चरण स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण जो था 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक चला, और स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय जो चरण था वह 1919 से लेकर 1947 के बीच में चला था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम 3 चरणों में स्वतंत्रता आंदोलन को बांट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। 85 से 1905, 1905 से लेकर 1919 और 1919 से 1947, जिसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब क्या कह रहा है कि क्या हम 1985 में एक ही बार आ गए और तीनों का मकसद का एक ही था? नहीं, अलग अलग काल चरणों में अलग अलग हमारा मकसद था। कह रहा है कि इसमें प्रथम चरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसका भारतीय मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने प्रतिनिधित्व किया था। मध्यम वर्ग जो लोग थे उन्हीं लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की थी। यह वर्ग पाश्चात्य उदारवादी विचारों से प्रभावित था। द्वितीय चरण आते आते कांग्रेस काफी परिपक्व हो चुकी थी। दूसरे चरण में आते थे कांग्रेस मजबूत हो गई, शुरू में भी नवपकिया थी। इसी चरण के अंतर्गत कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज निर्धारित किया और भारतीय राजनीति में उग्रवादी विचारधारा का भी जन्म हुआ द्वितीय चरण में। पुनः तृतीय चरण के दौरान गांधी अपनी नवीन विचारधारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाया और कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना करके तीनों चरणों में काम करने का प्रयास किया। पहले चरण में उन्होंने स्टार्ट किया, दूसरे चरण में उग्रवाद को अपनाया, तीसरे चरण में गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज की बात कर दी। अब दोस्तों आता है वही जो चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्था, यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी जो छोटे छोटे स्तर पर, यानी कोलकाता, मद्रास और मुंबई के स्तर पर उन्होंने काम किया था और यहाँ के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा किया था। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठनों का उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम लोग अंग्रेजों से मुक्ति पा ले, क्योंकि इन लोगों का प्राथमिक उद्देश्य था हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना। बल्कि इन प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं ने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि अगर अंदर राष्ट्रवाद जग जाता है, जिसे कहते हैं पढ़ाई, मैं लाख कोशिश कर लूँ बेटा आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं जग पाती है। और जिस दिन आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा जग जाती है, निश्चित तौर पे उसके बाद आपके लिए हर दिन एक छोटा दिन बनने लगता है और आप संघर्ष की लड़ाई में शामिल होना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंदर की भावना को जगाना सबसे पहले जरूरी है। और मैंने एक बार आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि बुद्ध ने यही बात कहा था कि आत्मदीपो भव, अंदर की दीप को आप जलाना पड़ेगा, तभी जाकर को आपको सफलता या किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाबी मिल सकती है। अब आता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 3 संगठन की बात करें, 3 जगहों पे बंगाल की बात करते हैं, बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। सबसे पहले बंगाल में बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों द्वारा स्थापित बंग भाषा प्रकाशक सभा को भारत में गठित प्रथम राजनीतिक संस्था होने का श्रेय प्रदान किया था। ये राजनीतिक संस्थाएं थी, पहली एक संगठन था ये। दूसरा आता है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके अन्य जमींदार सहयोगी के प्रयासों से कलकत्ता में लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में कलकत्ता के बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका के द्वारा की गई थी। आगे चलकर दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना और 1851 ईस्वी में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिला करके एक नया संगठन बनाया गया, जिसे हम लोग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का नाम देते हैं। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है कि बंगाल में छोटे छोटे स्तर पर संगठन बनाया जा रहा था। इंडिया लीग 1875 में बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा का प्रोत्साहन करना था।
अगला आता है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन। 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसमें सिविल सर्विस आंदोलन चलाया गया था। इसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरे देश का भी दौरा किया था। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 में आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इंडियन एसोसिएशन हो या इंडियन लीग हो या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो या लैंड होल्डर सोसाइटी हो या बंग भाषा प्रकाशक सभा, इन सब के माध्यम से कुछ लोगों ने बंगाल में जागरूकता फैलाने का काम किया। अब आता है दोस्तों मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास में भी कुछ लोग थे, उन लोगों ने भी वहां पे काम किया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना CY मुदलियार द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम वीर राघव चेरियार, जी सुरमय अय्यर एवं P अनंत चार्लू के सहयोग से किया गया था। मुंबई की राजनीतिक संस्थाएं। मुंबई एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी एवं जगन्नाथ शंकर सेठ ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में रनाडे एवं GV जोशी ने पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। और तीसरा था दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसको 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा KT तेलंग के प्रयासों से इसकी भी स्थापना की गई। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कलकत्ता में एक अलग स्तर पर काम हो रहा था, मुंबई में भी लोग अपने स्तर पर जागरूक फैला रहे थे और मद्रास में भी फैला रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग विदेशों में भी काम कर रहे थे। लंदन की राजनीतिक संस्थाएं। लंदन इंडिया सोसाइटी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दूसरा था। 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर विचार करना तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना था। इस प्रकार दोस्तों कुछ एसोसिएशन विदेशों में भी काम कर रही थी। कुछ अब इसमें केंद्रीय राजनीतिक संस्था, अभी तो क्षेत्रीय स्तर पर सब काम कर रहे थे, केंद्रीय स्तर पे कैसे आता है। तो केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय संघ जो पहला था, इसी की स्थापना होती है और यही भारतीय राष्ट्रीय संघ आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बदल जाता है। कह रहे हैं कि 1884 ईस्वी में जब मद्रास के समीप अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अधिवेशन हो रहा था, तब ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसे 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तब से 1885 से ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। हालांकि इससे पहले 84 में भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो आगे चल करके कांग्रेस का नाम बन गया। कांग्रेस का मतलब होता है दोस्तों लोगों का समूह, भीड़, जो ये एक विदेशी शब्द है। इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, कैसे इसकी स्थापना हो जाती है। हालांकि इसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इससे पहले कहाँ होने वाला था, इसका उद्देश्य क्या था, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे 85 से। इतना याद रखना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना जो हुई थी वो अपने बनने से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में थी, जो 1885 में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आगे नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे। यहाँ से आपका नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। अभी तक तो हमने नेशनल मूवमेंट के पहले जो पृष्ठभूमि काम कर रहा था, उसी पृष्ठभूमि की चर्चा की थी दोस्तों। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और निश्चित तौर पे आप अगर वीडियो देख रहेंगे, नेशनल मूवमेंट देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगा बताने का, जिसे आज हमने डायग्राम का सहारा लिया और बताने का आपको प्रयास किया। और निश्चित तौर पे आपको आज की बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, निश्चित तौर पे समझ में आएगी। और एक बार में नहीं तो दो बार में, दो बार नहीं तो 3 बार वीडियो देखिएगा। जैसे हम लोग भी अक्सर कई बार किसी चीज़ को समझने के लिए 2-3 बार हम लोग कोई काम करते हैं, आप भी करने का प्रयास करना दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लोगों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।